तो दरकते हुए पहाड़ों की दास्तान तो हम आपको सुना ही रहे हैं, लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, इसका एक मानवीय पहलू है, मानवीय चेहरा है, जो रिपोर्ट्स के माध्यम से आप तक सामने आ रहा है। लोगों के घर टूट रहे हैं, दीवारें टूट रही हैं। आगे का पुनर्वास की योजना क्या होगी, विस्थापन की योजना क्या होगी, उस पर बहस भी चल रही है। लेकिन देखिए, इसके मूल कारण में जाना बहुत जरूरी है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजहें क्या हो सकती हैं? अभी तक प्रमाण सामने प्रस्तुत करके ये बात सामने नहीं आई है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों पहाड़ धंस रहे हैं, एक के बाद एक मकान क्यों टूट रहे हैं। तो पहाड़ों को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है या क्या वो वजहें हो सकती हैं। और अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों की एक मास्टर क्लास बहुत जरूरी है, और पहाड़ों पहाड़ों की मास्टर क्लास सुशील बहुगुणा के साथ हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहाड़ों पर इन्होंने बहुत शोध, बहुत रिसर्च की है, पहाड़ों को अच्छे से जानते हैं, वहीं से आते ही हैं। तो सुशील जी, आ, इस ड्राइंग के माध्यम से आप क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, मैंने इस पूरी त्रासदी को जो पिछले कुछ दिनों में आई है, इसको वैज्ञानिक पहलू से समझने की कोशिश की है। इसके मानवीय पहलू भी हैं, लेकिन वो तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसको वैज्ञानिक पहलू से समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये पता लगे कि यह दरअसल हो क्यों रहा है। उसके लिए आप एक लॉन्ग शॉट अगर देखेंगे, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन हल्का-सा बनाया है और ये बिल्कुल स्केल के हिसाब से नहीं है। आप इसमें ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जोशीमठ और औली वाला पहाड़ है। ये पहाड़ यहाँ ऊपर 4 साढ़े 4 हज़ार मीटर की ऊंचाई तक जाता है। जोशीमठ लगभग 2000 मीटर की हाइट पर है। यहाँ 3000 मीटर की हाइट पर लगभग औली है। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये पूरा इलाका कैसा है। एक तो ये पूरा इलाका अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जो हम कई बार बोल चुके हैं। ये अर्थक्वेक प्रोन है। अर्थक्वेक प्रोन का मतलब होता है कि यहाँ भूकंप आ सकते हैं बड़े, कभी भी। तो ये पहले जानना ज़रूरी है कि यहाँ ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा और आप ये हलचल भी है। बता दीजिए, सीज्मिक जोन 5 है ये। सीस्मिक जोन 5, ये जो है जोन 5 है, जो जहां सबसे ज्यादा और सबसे बड़े भूकंप आने की आशंका बनी हुई है और कभी भी आ सकते हैं। तो पहले तो इस पहाड़ के नीचे इतनी ज्यादा हलचल है और वो हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद इस पहाड़ में क्या है कि यहाँ जब सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ मेडोज हैं, इसको गोरसों बुग्याल भी बोलते हैं। ये हमेशा आपको या तो घास मिलेगी या बर्फ मिलेगी यहाँ पर। और अब जब बर्फ पड़ती है तो यहाँ पर बर्फ टिकी हुई रहती है। इसके ठीक नीचे पहले आज से करीब 50 60 100 साल पहले ये सारा जंगल था। जहाँ पे मकान जैसे दिख रहे हैं, लगभग पूरा जंगल था। बस एक मंदिर अगर आप छोड़ दें और उसके आसपास की कुछ धर्मशाला और मकान छोड़ दें, क्योंकि ये 7वीं 8वीं शताब्दी में बसा हुआ शहर है कत्यूरी राजवंश का। और 8वीं शताब्दी में यहाँ पे शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। देश में जो 5 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की, उसमें से एक मठ यहाँ है, जिसको आप कह सकते हैं कि ज्योतिर्मठ। तो ये हिंदुओं के लिए धार्मिक लिहाज से भी बहुत अहम है। यहीं से बद्रीनाथ का रास्ता जाता है। आप जब बद्रीनाथ जाते हैं तो पहले जोशीमठ होकर के ही जाते हैं। और बद्रीनाथ में 6 साल जो है बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ की गद्दी यहीं इसी मंदिर में होती है, ज्योतिर्मठ। अब इसको वैज्ञानिक लिहाज से समझें तो ये जो ऊपर का मेडो है, इस मेडो को हमने बताया कि बर्फ रहती है, घास रहती है। इसके नीचे एक जंगल है। यहाँ साइड में औली का बुग्याल है। औली का बुग्याल जो है, ये वो इलाका है जहाँ की आपका स्कीइंग रिजॉर्ट है, जहाँ स्कीइंग होती है, गेम्स इंटरनेशनल गेम्स होते हैं और लोग सैलानी यहाँ जाते हैं। और यहाँ पर भी अब काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। इसके ठीक नीचे अगर आप जाएंगे यहाँ से नीचे, तो ये जोशीमठ है। जोशीमठ में बसावट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये लगभग 2000 मीटर की हाइट पर है, तो लोग यहाँ रह सकते हैं साल भर। और तो उसी हिसाब पहाड़, से यहाँ पर ऊपर पहाड़, मेडोज, थोड़ा सा नीचे औली, औली स्कीइंग और रिजॉर्ट, उसके बाद सबसे नीचे जोशीमठ। बसावट। और जो आप यहाँ पर इन इन छोटे छोटे हट्स के माध्यम से ये दिखाना दिखा चाह रहे रहे हैं हैं, कि बसावट किस वो तरह ये है से कि वहाँ पर हुई बसावट है। किस तरीके से और फैल ये, गई है हाँ, जोशीमठ और में। इसके आसपास ज़्यादा बसावट इसलिए फैली कि ये ऐसा टेम्परेचर है यहाँ पर कि आप साल भर यहाँ रह सकते तो हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है वो बताएं। अब दिक्कत ये है कि पहली चीज़ को, इस टेरेन को समझने की ज़रूरत है कि जैसे-जैसे आप यहाँ औली के आसपास रहते हैं, तो आप ये देखेंगे ढाल बहुत ज़्यादा नहीं है। ढाल लगभग 20 डिग्री के आसपास के होगा, 0 से 20 डिग्री, अच्छा, क्योंकि मतलब यहाँ पर 20 डिग्री ऐसे नीचे जा रहा 20 है यूं। डिग्री मतलब ढाल आपका हाँ, स्टीप नहीं है, हाँ, ऐसे है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर स्कीइंग के लिए अगर आप ऐसे भी आएँगे, हाँ। तो ये ढाल कुछ इस तरह से होगा, ठीक यानी है, आप स्कीइंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस पहाड़ के साथ और भी जगहों के साथ एक और दिक्कत क्या होती है कि जैसे-जैसे आप नीचे जाएँगे यहाँ हाँ। पर, ये स्लोप जो है स्टीप होता जाता है। यानी अच्छा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये अगर आप स्लोप बनाएँगे तो ये करीब 40 डिग्री के आस-पास हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है ओह! और नीचे। आप जब यहाँ पर मतलब ये जाएँगे तो जोशीमठ। आपको, आपका जो स्लोप है वो उतना ही ज़्यादा डिस्टेबलाइज़ होगा जितना ज़्यादा स्टीप होगा। तो यहाँ पर स्टेबल स्लोप होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टीप नहीं है। यहाँ स्टीप है इसलिए अनस्टेबल स्लोप होगा। तो पहला तो ये पूरा लैंडस्लाइड ज़ोन था। किसी ज़माने में, आज से लाखों साल पहले
एक लैंडस्लाइड यहाँ पर डिपॉजिट हुआ और वो एक तरह से यहाँ पर स्टेबल हो गया। लेकिन पिछले 50-100 साल में हमने इतना ज़्यादा निर्माण यहाँ किया है कि इस जगह उस लैंडस्लाइड पर जो स्टेबल हो चुका था, हमने बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया है। एक बार जरा तो ये इंसानी डिग्री बगावत का। डिग्री वाली बात जो आपने बताई सुशील जी ने, वो आपको बता दें। 20 डिग्री का मतलब ये हुआ कि पहाड़ यूं है, ठीक है ना, और 40 डिग्री का मतलब आप ये समझिए कि पहाड़ यूं है, यानी कि उसमें स्लांट ज्यादा है। और अगर ऐसे ज्यादा होगा तो फिसलन फिसलन बिल्कुल। ज्यादा होगी। इसका मीन्स कि स्लाइड होने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ज़्यादा होगी और आशंका उतनी ज़्यादा और वो रहेगी कि वहाँ जोशीमठ में लैंडस्लाइड होने हमेशा की। से ज्यादा रही है। जोशीमठ में आप जैसे-जैसे नीचे आएँगे, अब जब यहाँ नीचे आएँगे तो यहाँ तो वो लगभग 80 डिग्री हो जाती है। जैसे आप नदी के पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है ना? नदी के ठीक ऊपर, क्योंकि नदी जो है ये रिवर है जो कॉन्स्टेंटली टो कटिंग करती है, मतलब पहाड़ मतलब को पहाड़ को नीचे काटती जड़ रहती से काटती है। वो और ये नेचुरल फिनोमेना है कि नदी हमेशा टो कटिंग करती है, यानी पहाड़ को जड़ से काटती है। और यहाँ पर जहाँ पर भी सॉलिड रॉक होगी वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ भी भुरभुरी रॉक होगी, कमजोर रॉक होगी, वहां पर कटिंग ज्यादा होती है। तो लाखों साल में स्टेबल हो जाता है, नेचर एक तरह का बैलेंस बना देती है। तो यहाँ पर ये जैसा था वैसा था। पिछले 50 साल में हमने क्या किया कि एक तो इस अनस्टेबल स्लोप में बहुत ज्यादा हमने बसावट कर दी। इंसान का जो लोड है, उसके कंस्ट्रक्शन का लोड बहुत ज्यादा हो गया। सरकारों ने इजाजत दी तभी लोगों ने बनाए, और बड़े बड़े मकान बना दिए। वो भी हमने बात की थी कि यहाँ पर जिस तरह के मकान बनने चाहिए वो नहीं बने, ईंट कंक्रीट के मकान बने हैं, जो इस पूरे इलाके में होने वाली हलचलों के लिहाज से ठीक नहीं, क्योंकि वो बहुत रिजिड होते हैं। अगर एक अर्थक्वेक आता है तो उनमें क्रैक्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। और जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था जिसमें आप लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करते थे, उसमें एक तरह की इलास्टिसिटी होती थी कि मकान झूल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं आएगा इतनी आसानी से। तो एक तो हमने वो छोड़ा जो ट्रेडिशनल ये आर्किटेक्चर तो है। एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि हमने बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा दिया। तीसरा कारण ये है कि इस पूरे इलाके में ये जो ऊपर का जंगल है, ये रिचार्ज करता है नीचे पानी की अलग-अलग स्ट्रीम्स को। पहले जंगल बहुत बड़ा था, यहाँ पे मिट्टी का कटाव नहीं होता था। जब से आपने यहाँ पे इमारतें बनाई तो मिट्टी जो है सॉइल एक्सपोज हो जाती है, जब तो जल्दी कटती है। जब उसमें जंगल होता है इतनी जल्दी नहीं कटती है। तो सॉइल एक्सपोज हुई तो उससे क्या हुआ है कि आपका इरोजन भी सॉइल का बढ़ा है। एक वजह ये है। दूसरी, अब हमने जो मानवीय वजह बनाई है उनमें क्या है, एक हमने रोड बनाई है। रोड पहले ठीक थी, पतली थी, लेकिन पिछले कुछ समय में रोड्स को चौड़ा बनाने की बात हो रही है कि 8 मीटर और 10 मीटर। जब आप पहाड़ में 8 या 10 मीटर रोड काटते हैं तो रोड काटने से क्या होता है, इसको मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं कि ये पहाड़ की ढलान है, आप यहाँ एक रोड काट रहे हैं, तो रोड काटने के लिए आप क्या करेंगे, ये हिस्सा काटेंगे तो ये कहाँ गिरेगा, या नीचे नदी में गिरेगा। आप रोड ऐसे ही काटेंगे ना, पहाड़ के लिए आपको सड़क ऐसे काटनी पड़ेगी। आपने ये पूरा स्लोप काटा, आप ये स्लोप काटेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये ऊपर वाला जो है अनस्टेबल होकर फिर यहाँ गिरेगा। हाँ, तो जब भी तो आप जो सड़क सड़क काटते सड़क हैं, पर जो पत्थर गिरते हैं वो इसी वजह सड़क जब आप काटते हैं तो सड़क काटने से जो पत्थर गिरते हैं वो नीचे नदी में जाते हैं, और ये अनस्टेबल होता है तो ऊपर पहाड़ के पत्थर जो है वो सड़क पे आते हैं। ये कॉन्स्टेंटली अनस्टेबल जोन बना रहता है लंबे समय तक, जो 50 साल में 30 साल में स्टेबिलाईज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सड़कें बनाने की एक मुहिम इस तरह की चली हुई है कि हम ये कम देखते हैं कि हम स्लोप को स्टेबिलाईज करें। होना चाहिए कि आप रोड को स्टेबल बनाएं, उसके स्लोप को स्टेबल बनाएं, और सड़क उतनी बनाएं जितनी होनी चाहिए। जितना आप अगर पहाड़ हाँ, झेल सकता है। अगर आप 10 मीटर की सड़क बनाते हैं तो आप उसके लिए पीछे 20 मीटर तक पहाड़ को डिस्टेबलाइज कर देते हैं, क्योंकि उसके पीछे की रॉक्स कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे गिरती रहती है। एक वजह यह है कि आप इन सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं। एक सड़क तो जोशीमठ के बीच से बनी रही है चौड़ी, एक सड़क आपने बाईपास बनानी शुरू कर दी। अब आप पहाड़ की टो पर एक सड़क बनाएंगे तो ये भी तो कहीं ना कहीं पूरे पहाड़ को डिस्टेबलाइज करेगा। आप जब यहाँ पर बनाएंगे, इसका पत्थर नीचे नदी में जाएगा और इस कारण से पूरा पहाड़ डिस्टेबलाइज होगा। तो एक ये वजह भी इसकी बताई जा रही है। मतलब हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि साइंटिस्ट ने मुहर नहीं लगाई, लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रोबेबल कॉजेज बताए हैं कि ये सब हो सकता है। अब तक आपने जो कारण बताए उनका समरी कर दें जरा दर्शकों के लिए। एक आपने बताया कि जब नदी होती है उसका एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, वो पहाड़ टो को कटिंग थोड़ा करती है। थोड़ा टो हाँ, कटिंग करती है, ये एक वजह। दूसरी वजह ये लेकिन स्लोप जो है ये जो नदी वाली वजह है, ये तो नेचुरल नेचुरल। फिनोमेना, आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक लेवल के बाद स्टेबल हो जाता है। दूसरी नेचुरल वजह जो स्लोप है वो 40 डिग्रीज पर है, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे स्टीप है पहाड़, और जोशीमठ उस के पर पास आते हैं, जोशीमठ के पास जो आते हैं तो जैसे जैसे नीचे आते हैं आपका स्टीप हो जाता है slope। और वहां फिसलन होगी और फिसलन भूस्खलन होगा। की एक स्थिति हमेशा बनी रहेगी। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मकान क्योंकि ज्यादा है तो वो दरक ज्यादा सकते हैं, ये एक वजह बताई। एक वजह आपने सड़क बताई कि सड़क का जब आप निर्माण करेंगे तो नीचे से आप जब पहाड़ को काटेंगे
तो भाई ग्रेविटी नाम की एक चीज होती है ना, ऊपर कोई चीज होगी, अगर आप नीचे काटेंगे तो ऊपर वाला भी नीचे आएगा। और फिर अगर आप एकदम उसके नीचे तले पर अगर आप ये सड़क, अगर हम बाईपास रोड माने तो ये बाईपास रोड के लिए अगर आप पहाड़ को टो कटिंग करेंगे तो ये पूरा का ऊपर का पूरा पहाड़ डिस्टेबलाइज होगा। ऐसी सड़क काटेंगे तो जैसे इस मकान पे असर पड़ेगा, इस पर असर पड़ेगा, इस पर असर पड़ेगा, तो ये सारी की तो सारी चीजें बहुगुणा जी होती ये हैं। बता रहे हैं कि अगर जैसे सपोज ये सड़क बनी तो ये मकान जो सड़क के पास है या ये है, इसमें असर तुरंत महसूस होगा, या ये अगर आप बाईपास सड़क बनाएंगे तो यहाँ जो मकान है उन पर तुरंत असर होगा, क्योंकि पहाड़ इसी तरीके से होता है। एक चीज जो है वो ऊपर, जो आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने यहाँ खोदा है तो उसका असर ऊपर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। ऊपर तक होगा। अब ये बताइए कि पानी क्यों आ रहा है, एक अब ये बड़ी वजह है कि पानी क्यों आ रहा है, इसके वो भी मटमैला। दो तीन वजह हैं। और हम उसको साइंटिफिकली अभी प्रूव नहीं कर पाए हैं। पानी टेस्ट होने के लिए गया है, अब उसकी उसका नतीजा क्या आएगा। यहाँ पर एक तपोवन विष्णुगाड़ करके प्रोजेक्ट बन रहा है। इस जगह पर धौली गंगा है। आपको मालूम होगा पिछले साल जब एक नदी ऋषि गंगा नदी आई थी इधर पहाड़ से, उसने पूरा इसको बर्बाद कर दिया था, इस पूरे टनल को यहाँ पर। और ये टनल यहाँ से होते हुए जोशीमठ के ठीक पीछे से जा रही है और इधर से इस साइड निकल रही है। यहाँ पर हेलंग शेलोंग गांव है। हाँ। तो ये जो है टनल, अब आप ये समझिए कि अगर ये पहाड़ ऐसे है तो टनल यहाँ से निकल रही है। अब इस टनल में क्या कोई पंक्चर हुआ है, क्या इस टनल के अंदर कोई दिक्कत आई है कि पानी जो है वो यहाँ आ रहा है। लेकिन पानी कैसे आ सकता है? एक तो ये आ सकता है जो बता रहे हैं, शायद ये जो पानी आया था ऋषि गंगा में वो टनल में घुस गया था और लगभग 200 करीब लोग मारे गए। हमें एग्जैक्ट संख्या आज भी नहीं पता, पिछले साल की बात है, फरवरी में। ये पानी जब टनल में घुसा, ये कहाँ गया नहीं पता हमको। क्या यही पानी यहाँ कहीं से निकल रहा है? जैसे जेपी कॉलोनी में कल हमने देखा कि पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो क्या ये पानी है? दूसरा, 2009 में क्या हुआ था कि टनल दोनों साइड से खोदी जा रही है, इस साइड से भी टनल खोदी जा रही थी। 2009 में यहाँ पर टनल बोरिंग मशीन फंस गई आकर। टनल बोरिंग मशीन जो जमीन के अंदर फंसी लगभग 900 मीटर नीचे जमीन के। इस टनल बोरिंग मशीन ने क्या किया कि एक अंडर वाटर एक्वीफर होता है, मतलब आप यहाँ दिल्ली के नीचे भी देखेंगे कहीं भी जमीन के पहाड़ अंदर के नीचे पानी। के स्टोरेज होते हैं नेचुरल, जो रॉक्स के बीच में होते हैं। और आपकी पानी की एक तरह से वो गारंटी है कि आपको वहां से पानी मिलता रहेगा, उसी को हम खींचते हैं नलकूप की वजह से। यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा अंडर वाटर एक्वीफर था नेचुरल, जिसको इसने पंक्चर कर दिया और उससे लाखों गैलन पानी कई महीनों तक बहता रहा। वो पानी कहाँ आता रहा? वो पानी यहाँ से निकलता रहा अलग अलग जगहों से। अभी जो पानी निकला है जोशीमठ में कई जगहों से, क्या वो पानी ये हो सकता है, या वो पानी ये हो सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं जो नेचुरल ड्रेनेज होता है अंडरग्राउंड वाटर का, उसने कहीं रास्ता बदला क्योंकि अंदर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर सब्सिडेंस नेचुरल जो हुआ है क्या उसकी वजह से रास्ता बदला है। तो कोई भी कॉज हो सकता है, क्योंकि पानी के जो अंदर रास्ते होते हैं, मतलब टेरेन के नीचे सब टेरेन में, वो कई बार अपना रास्ता बदल लेते हैं। बड़े भूकंप में भी एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता पानी अपना नेचुरली खोज देता है। तो क्या वो नेचुरल कॉज है या फिर वो मैन मेड कॉज है किसी टनल की वजह से? अभी हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एनटीपीसी ने कहा है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। अभी जो पानी निकल रहा है जेपी कॉलोनी में दूसरी जगहों पर, इसमें कुछ मक दिख रहा है, सीमेंट जैसा दिख रहा है। तो जनरली पहाड़ में जब पानी आता है उसमें सीमेंट नहीं आता, पानी लगभग साफ ही आता है, या फिर उसमें गंधक की मात्रा होती है या कुछ हो सकता है। तो सीमेंट नहीं हो सकता। सीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो सीमेंट ही है, हम ये नहीं कह सकते। मटमैला पानी है, वो मटमैला क्यों है ये अभी हमको मालूम नहीं है। वो क्या कंस्ट्रक्शन की सामग्री भी है उसमें, तो जब वो जांच होगी, उसके आइसोटोप्स की जांच होगी, तो पता लग ये पाएगा कि बताइए ये कि पानी यही है जो यहाँ से निकला अच्छा है, ये बहुगुणा पानी जी दूसरा ये बताइए कि अब बहुत सारे घरों में हमने देखा नीचे जो जमीन फट रही है वो थोड़ा सा मॉइस्ट भी है, अब मैं उसकी वो वजह क्यों हो बताता रहा हूँ कि जब ये जोशीमठ में बहुत ज़्यादा बसावट हो गई, तो जोशीमठ में पानी जो इस्तेमाल करेंगे लोग, उसका ड्रेनेज कहाँ जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था जोशीमठ में नहीं थी। तो लोग क्या करते हैं, सोक पिट्स बनाते हैं घर के नीचे, सारा पानी वहाँ जाता है। तो अगर सैकड़ों घर है और वहाँ नीचे सोक पिट्स बने होंगे, या फिर नेचुरल ड्रेनेज की जगह आप आर्टिफिशियल ड्रेनेज कहीं भी एक नहीं बनाएंगे सीमेंट या किसी उसका, तो पानी यूं ही बहेगा। तो पानी क्या करता है, जमीन को धीरे धीरे बैठाता है। तो आपने देखा होगा दिल्ली में भी कई बार सड़कों के नीचे सिंक होल बन जाते हैं, किसी जगह पर कोई जगह बैठ जाती है, तो वैसा ही जो सब्सिडेंस, सड़क केविन कर जाती है। वह हाँ केविन कर जाता है, वैसी ही सब्सिडेंस यहाँ भी कुछ जगहों पर हो रहा है। लेकिन वो उस कारण से हो रहा है कि वहाँ पर नेचुरल ड्रेनेज जो है उसका रास्ता हमने बदल दिया। हमारा जो पानी है वो सीवेज जो है उसका हमने प्रॉपर रास्ता नहीं बनाया, इसलिए वो जमीन के अंदर जा रहा है, क्या उसकी वजह से बैठ रहा है? तो ये भी एक कॉज हो सकता है। या फिर ये कॉज हो सकता है कि कहीं से किसी मैन मेड कॉज से पानी यहाँ पर आ रहा है। तो एक नहीं, कई सारी वजह हैं। एक बार मैं फिर अगर बताऊं
कि आप जैसे-जैसे नीचे आते हैं, ये जो स्लोप है आपका और ज़्यादा ढाल स्टीप हो जाता है। तो यहाँ अगर बसावट कारण होगी तो नंबर 1। स्लाइडिंग ज़्यादा होगी। दूसरा, ये अर्थक्वेक प्रोन ज़ोन है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी करना है, क्योंकि धरती के अंदर की गतिविधि का आप कभी इन सबको तो आप मैनेज कर सकते हैं, इसको कभी नहीं कर सकते अर्थक्वेक को, तो आपको सब कुछ उसके हिसाब से बनाना होगा। तो भूकंप भी लगभग थोड़ा-थोड़ा दिनों बाद यहाँ आते रहते हैं। कारण नंबर 2। भूकंप आते हैं। तीसरा, इस पूरे इलाके में हमने कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया। एक तो मकान बहुत ज़्यादा बन गए, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा। दूसरा, हमने सड़कें काटी, ज़रूरत है हमको सड़कों की, लेकिन सड़कें हमने ज़्यादा चौड़ी करनी शुरू कर दी और रोड को स्टेबल करने से ज़्यादा ध्यान हमारा रोड को चौड़ा करने पर, जो गलत है। सड़कें हमको मजबूत चाहिए। सड़कें चौड़ी ज़्यादा ना हो, पर मजबूत ज़्यादा हो, क्योंकि किसी भी स्थिति में सड़क नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि बारिश आई सड़क टूटी, आप कितनी भी चौड़ी सड़क हो उसका ये मतलब नहीं 3 है। कारण हो गए। तीसरा, क्या ये चौथा टनल चौथा है, कारण। ये हम कारण इसको नहीं बता सकते, क्योंकि एनटीपीसी ने कहा है कि वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये टनल यहाँ पर फंस गई थी, फिर इसके बाद आगे निकाली गई। और एक खास बात ये है कि जीएसआई से इसका सर्वे नहीं कराया। आपको सर्वे किसी बड़ी सरकारी संस्था से कराना चाहिए, प्राइवेट संस्था ने सर्वे कराया। और जियोलॉजिकल सर्वे जो है, अगर उसमें जरा भी गड़बड़ होगी तो आपने अंडर वाटर एक्वीफर जो छेड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से आपराधिक कृत्य है। अगर आप देखें तो आपने एक तरह से नेचर की बहुत बड़ी चीज को छेड़ दिया अंदर। अब इसके लिए किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, सरकार है सब। तो क्या ये वजह है? एक ये भी वजह हो सकती है। तीसरा जो है, यहाँ पर मकान बहुत ज्यादा बन गए हैं और रिवर टो कटिंग कॉन्स्टेंटली करती ही है नीचे से। यहाँ पर जो है आपकी धौली गंगा आती है, इधर से आप जो है अलकनंदा आती है, यहाँ विष्णु प्रयाग है, और फिर ये नदी आगे की तरफ जाती है। तो इसमें ये भी एक वजह हो तो सकती है। रिवर बहुगुणा जी ने ये बताया, अर्थक्वेक प्रोन, रिवर, मकान, रोड, स्लोप और टनल, ये वो वजहें हैं हो जो सकती कि है, हो सकती हैं, जिस वजह से आज जोशीमठ में जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन हमें इस pinpoint सब नहीं कर चीज के सकते हम किसी पिन एक पॉइंट को, नहीं कर जब सकते तक साइंस और नहीं करेगा। जांच का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो पॉसिबल वजहें हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। तो ये 5-6 वजहें आपको बहुत ही विस्तार से इस मास्टर क्लास में सुशील जी ने समझा दिया। सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।